नमस्ते सबको स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट ये डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट जिसमें हम इंटरेक्शंस पढ़ेंगे और बेसिकली हम जानेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अब सबसे पहले ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होते कौन से हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। For example, here I'll make a diagram. मैं अर्थ की डायग्राम बना रही हूँ। For example, here is our earth. और आपको पता है कि अर्थ का जो सबसे मिडल वाला लैटिट्यूड है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, राइट। तो here is इक्वेटर जिसकी 0 डिग्री रहती है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड आते हैं वो आते हैं ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो रीजन्स आते हैं। तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का ये जो एरिया है, दिस रीजन, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और ये जो रीजन है इसी को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ये जो रीजन है जो ट्रॉपिक्स के आसपास का है इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दो रीजन्स के बारे में, यहाँ के दो एरियाज़ के बारे में हम बात करेंगे। एक तो है अमेज़न बेसिन और दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अमेज़न बेसिन। ऑल्सो जो इक्वेटर के बिल्कुल पास का रीजन होता है उसको इक्वेटोरियल रीजन भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल रीजन। और यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं अमेज़न रिवर का। सो हेयर इज अमेज़न रिवर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये है अमेज़न रिवर, और ये और भी बाकी आपको दूसरी रिवर्स दिख रही होंगी, ठीक है। ये छोटी रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट कहीं से हो रही हैं और बाद में जाके अमेज़न रिवर, जो बड़ी रिवर है अमेज़न, उसके साथ जाके मिल रही हैं, ठीक है। और ये अमेज़न रिवर और ये सारी रिवर्स फिर जाके ओशियन वाटर के साथ मिल जाती हैं। ये जो एरिया है जहाँ पे ये ओशियन वाटर के साथ मिलती हैं इसको बोला जाता है माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो रिवर का माउथ, ये हमेशा आप याद रखोगे कि रिवर का माउथ कहाँ पे होता है, जहाँ रिवर समंदर से मिलती है, ओके। तो और अगर आप अमेज़न को देखो, यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में, ये रीजन काफ़ी बड़े एरिया में और काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में फैला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ वेनेजुला में भी अमेज़न बेसिन आ रहा है, गुआना में, सूरीनाम में, कोलंबिया में, इक्वेडर में, इन सारी कंट्रीज़ में, ब्राज़ील में, पेरू में, इन सारी कंट्रीज़ में जो है अमेज़न बेसिन जो है वो आ रहा है, ठीक है। बोलाविया में भी अमेज़न बेसिन आ रहा है, ठीक है। तो वो रीजन जो अमेज़न रिवर्स की वजह से जो प्लेन रीजन्स बने हैं, वो अमेज़न रिवर के आसपास या उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास के जो रीजन हैं वो अमेज़न बेसिन कहलाते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? ये रिवर्स, ये जो छोटी रिवर्स हैं जो बड़ी रिवर, बड़ी अमेज़न रिवर के साथ मिल रही हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है। इन रिवर्स को बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज़। और ट्रिब्यूटरीज़ के ऑपोजिट होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़, ठीक है। कभी क्या होता है, ये जो बड़ी रिवर होती है ना, इससे जो एक छोटी रिवर इससे अलग हो जाती है, ओके। तो वो जो छोटी रिवर उससे अलग हो गई, दूसरी डायरेक्शन में चले गई, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। अभी इसके बारे में और जानते हैं, अमेज़न बेसिन के बारे में। चलिए अब इसका क्लाइमेट समझते हैं कि अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट कैसा रहता है। जैसा मैंने बताया, इक्वेटर के बिल्कुल पास है और इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ज़्यादा गर्मी मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन, और ज़्यादा इवेपोरेशन मतलब ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन और ज़्यादा बारिश। इसलिए यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, हर रोज़ बारिश होती है बिना वार्निंग के।
बारिश यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। और इसलिए क्लाइमेट, जैसे हमारे इंडिया में इस तरह का क्लाइमेट रहता है रेनी सीजन में, बिल्कुल स्टिकी स्किन होती है, वेट क्लाइमेट रहता है, वैसे यहाँ पूरे ही साल वैसा ही वेट क्लाइमेट रहता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। दिन और रात में लगभग एक जैसी गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है, स्किन स्टिकी होती है। ऑल्दो रात को थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ही हाई यहाँ पे रहती है। यहाँ पे बहुत से एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत से रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा थिक वेजिटेशन, और आप देख सकते हो इवन पेड़ों के ऊपर भी आपको घास दिख रही है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, इतने घने होते हैं उसके पूरा जो पेड़ों का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो पत्तों से घिरा रहता है, और ऊपर इतने ज़्यादा पत्तों से वो पूरा घिर जाता है, इतने ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं कि सनलाइट जो है वो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो नीचे सिर्फ ऐसी घास उग पाती है जो जिनको शेडो चाहिए होती है, जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसी घास जो है ग्राउंड पे रहती है। और उस वहाँ पे ग्राउंड पे जो है हमेशा, क्योंकि पानी रहता है तो वो ग्राउंड में हमेशा गीला रहता है, ठीक है। हमेशा ग्राउंड पे डार्क एंड डैम्प जो है इस तरह का माहौल वहाँ पे रहता है। बर्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सी सारी स्पीशीज़ यहाँ पे इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की और एनिमल्स की पाई जाती हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमिंग बर्ड, टुकॉन्स, इस तरह के बहुत से बर्ड्स पाए जाते हैं। और एनिमल्स की तो टैपर पाए जाते हैं, उसके अलावा मंकी, स्लोथ, एंट ईटिंग टैपरीज, ठीक है। ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत से रेप्टाइल्स, स्नेक्स इन जंगल्स में पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल, पाइथन, एनाकोंडा जैसे स्नेक्स, बोआ कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे काफ़ी यहाँ इस तरह के रेप्टाइल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बहुत सी स्पीशीज़ फिश की भी बहुत सी स्पीशीज़ यहाँ पे हैं। जो ज़्यादा एक डेंजरस फिश मानी जाती है पिराना, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन बहुत इसके शार्प होते हैं टीथ, और ये फ्लैश ईटिंग स्पीशीज़ है फिश की। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट लाइफ, ठीक है। और फौना होता है एनिमल, रेप्टाइल्स, ये दिस लाइफ। ओके, बात करें लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना जो फूड है वो उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, छोटा सा एरिया फॉरेस्ट का, वहाँ पे ट्रीज़ जो हैं उनको क्लियर करते हैं और वहाँ पे वो लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, इसके अलावा हंटिंग और फिशिंग भी यहाँ पे की जाती है। हंटिंग फिशिंग जो है यहाँ के मेन करते हैं, और वुमेन जो है क्रॉप्स की देखभाल करती हैं। मेनली जो क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते हैं वो है टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। सो एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टन, अब हंटिंग और फिशिंग का पता नहीं है किसी दिन हंटिंग हो पाएगी, फिशिंग प्रॉपर हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे लोग जो हैं वेजिटेबल्स, ताकि हर रोज़ उनको खाना मिल सके, इसके लिए वेजिटेबल ग्रो करते हैं। स्लैश एंड बर्न मेथड यूज़ किया जाता है। अब स्लैश एंड बर्न मेथड क्या होता है, एक ज़मीन का टुकड़ा, उस पर जो है आग, उसको कवर किया जाता है, फिर वहाँ पे आग जला दी जाती है ताकि वो पूरा जो है फॉरेस्ट जो है वह उस हिस्सा वो क्लियर हो जाए, वहाँ पे और कोई प्लांट ना बचे, वीड्स ना बचे, तो वो क्लियर कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉप्स जो हैं उगाए जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी देर बाद जब यहाँ की फर्टिलिटी इस एरिया की ख़त्म हो जाती है तो ये लोग इस ज़मीन को छोड़ देते हैं और कहीं दूसरी जगह पे फिर से एक लैंड, छोटा लैंड जो है उसको क्लियर किया जाता है, वहाँ पे फिर से जो है कल्टीवेशन की जाती है। क्रॉप्स यहाँ का स्टेपल फूड है मैनियॉक,
जिसको कैसावा भी बोला जाता है। और ये जो जैसे पोटैटो ग्राउंड में उगते हैं ना, वैसे ही कैसावा भी ग्राउंड में उगता है। उसके अलावा ये दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स और एग सैक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स भी इस रीजन में, अमेज़न रीजन में काफ़ी उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉफ़ी उगाई जाती है, मेज़, कोकोआ, इस तरह की चीज़ें भी बहुत उगाई जाती हैं। रेन फॉरेस्ट से बहुत से वुड जो हैं मिल जाती हैं घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑल्दो जो यहाँ पे ज़्यादा अमेज़न रीजन में लोग रहते हैं वो जनरली थैच हाउसेस, घास से बने हुए हाउसेस, ठीक है, उनमें रहते हैं, और जिनकी शेप जो है बी हाइव्स की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है इनके हट्स की शेप रहती है। इसके अलावा अपार्टमेंट भी हैं जिनको मेलोका बोला जाता है। और ये जो घर हैं उनकी स्लैंटिंग, इस तरीके से स्लैंटिंग छत जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। वो इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो उस बारिश से बचा जा सके, वो पानी रुके ना, वो नीचे की तरफ चला जाए पानी, और सीलन ना हो छत पे। इसी वजह से ये जो है इस तरह की स्लैंटिंग जो है वो छतें यहाँ पे बनाई जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हो रही है, नई टेक्नोलॉजी बन रही है, वैसे अमेज़न बेसिन के लोगों की लाइफ भी बदलती है। यहाँ पे अब जब उन रीजन्स पे जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ पे आज ट्रेन्स जो हैं वो बनाई गई हैं। ट्रेन्स, अमेज़न हाईवे पूरे रेन फॉरेस्ट में बनाया गया है। और वो रीजन जहाँ पहले जाना, नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ आज अमेज़न के किसी भी हिस्से में पहुँचा जा सकता है। उसके अलावा ट्रेन्स के अलावा एयरक्राफ्ट के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पहले जाना बहुत मुश्किल था, वहाँ जाना ईजी हो गया है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन, वो लोग जो यहाँ पे पहले से पुराने सदियों से वहाँ पे रहते आए थे, उनको इस एरिया से बाहर कर दिया गया है, उनको नए एरिया में बसाया गया है। और ऑल्दो उन्होंने अपना जो अलग तरीका है फार्मिंग का वो उन्होंने कंटिन्यू रखा है, लेकिन डीप जो एरियाज़ हैं वहाँ से उनको निकाला गया है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अमेज़न बेसिन की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट हुई है, उसको नुकसान हुआ है। उस तरह के पेड़ जो हैं वो नहीं रहे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर के ज़रिए ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। पहले इतना घना जंगल हुआ करता था, इससे भी ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था, और धीरे धीरे ये ट्रीज़ की कटिंग शुरू हो गई। आज आप देख सकते हो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे फील्ड बना दिए गए हैं, घर बना दिए गए हैं, यहाँ खेती हो रही है। तो पेड़ जो हैं वो इतने रह गए, और धीरे धीरे इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन सी बहुत कम जो हैं वो पेड़ ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे रह गए हैं। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट का नुकसान जो है वो अमेज़न रीजन को भी झेलना पड़ रहा है। और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी थी, इतने सारे एनिमल्स की, बर्ड्स की ये हैबिटेशन होती थी, वो धीरे 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 करके ख़त्म हो रही है। यहाँ से ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। तो ये सारा असर जो है इस रीजन पे पड़ रहा है। जैसे टॉप सॉइल जो है, क्योंकि पेड़ों की कटिंग हो रही है, तो टॉप सॉइल जो है वो धीरे धीरे वॉश हो रही है रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल तो वैसा रहा, और क्योंकि पहले रेनफॉल होता था तो ट्रीज़ भी थे जो सॉइल को बचा लेते थे, लेकिन अब ट्रीज़ भी कम हैं, तो ये जो एरिया है वो बंजर होता जा रहा है, बैरन होता जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इस रीजन को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, जो कि अमेज़न को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लांट लाइफ यहाँ पे है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बट क्योंकि डेवलपमेंट अभी हो रही है, तो इस हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, इसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अल्टीमेटली ये नुकसान जो है पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इसी तरीके से इसी तरह के एक बेसिन की हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे ही देश में,
तो हेयर इज़ इंडिया एंड हेयर इज़ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है। ये आप देख सकते हो गंगा रिवर है, राइट, और ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो दिस इज़, ये जो रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन, ये जो गंगा रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ प्लेन एरिया, और ये ब्रह्मपुत्रा रीजन, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो जैसे अमेज़न रिवर की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज थी, वैसे ही गंगा रिवर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ट्रिब्यूटरीज वो रिवर्स होती हैं जो छोटी हैं, एक रिवर से छोटी रिवर्स हैं और वो बाद में जाके एक बड़ी रिवर के साथ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिवर है, सोन रिवर है, या और भी कुछ रिवर्स हैं जो रिवर छोटी हैं गंगा रिवर से और बाद में गंगा से ही जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरी से ये जो रीजन बना है, यहाँ की लाइफ कैसी है इसको समझते हैं। अब गंगा रिवर का जो बेसिन है, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, फुट हिल्स भी हैं, छोटे छोटे हिल्स भी हैं, और ज़्यादा एरिया जो है प्लेन है। सेम इज़ फॉर ब्रह्मपुत्रा रिवर, यही चीज़ के लिए भी है। यहाँ पे एक डेल्टा भी है, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हियर इज़ गंगा रिवर, ठीक है। तो अब ये जो रिवर आ रही है, क्या होता है जहाँ पे माउथ ऑफ द रिवर होता है, माउथ मैंने आपको बताया वो जगह जहाँ रिवर ओशन वाटर के साथ मिलती है उसको माउथ बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि पानी काफ़ी देर से आ रहा है रिवर में, और यहाँ पे इस माउथ ऑफ द रिवर जहाँ पे होता है वहाँ पे रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है और पानी के साथ बहुत सी मिट्टी भी आती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पानी के आगे मिट्टी जो है वो जमा होती रहती है, ओके। और फिर वो जमा हुई मिट्टी एक जगह पे बैठ जाती है, एक जगह पे सेटल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे अगर हम माने कि वो एक जगह पे मिट्टी सेटल हो गई और वो नया लैंड फॉर्म, नई ज़मीन तैयार कर देती है। ये जो ट्रायंगल की शेप में ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से जो डेल्टा बनता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है, दिस इज सुंदरबन डेल्टा। तो हिमालय और सुंदरबन डेल्टा ये मेन फीचर हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के। यहाँ पे इसके अलावा बहुत से ऑक्सबो लेक्स भी पाई जाती हैं। वो लेक्स जो नदी से अलग हो जाती हैं, वैसी लेक्स भी यहाँ पे काफ़ी पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है। मॉनसून विंड्स की वजह से ये क्लाइमेट ऐसा बनता है, ठीक है। तो मॉनसून विंड्स जो हैं वो इंडिया में बारिश लाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बारिश लाती हैं। लगभग मिड ऑफ जून से ये शुरू हो जाता है और मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ सितंबर तक ये बारिश जो है वो रहती है। समर्स इस रीजन की बहुत हॉट होते हैं, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहीं विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को कवर करती हैं इंडिया की। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, देन राजस्थान है, बंगाल है, इस तरह की और भी कुछ स्टेट्स हैं। तो ये सारा रीजन जो है दिस इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये सारी स्टेट्स जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की टोपोग्राफी यहाँ पे आती है। इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जो हम माउंटेन एरिया है इस बेसिन में, वहाँ पे जो है रहना मुश्किल है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। तो जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो प्लेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। लोगों का मेन ऑक्यूपेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर है और यहाँ पे पूरा फ्लैट सरफेस उनके पास अवेलेबल है ताकि वो आसानी से वो क्रॉप जो है उगा सकते हैं। कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादातर की जाती है पैडी की, मतलब राइस क्रॉप काफ़ी उगाई जाती है क्योंकि काफ़ी पानी यहाँ पे अवेलेबल है।
उसके अलावा जो दूसरे क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, इस तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन यहाँ पे काफ़ी उगाई जाती है। उसके अलावा जूट भी काफ़ी उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशंस काफ़ी कॉमन है, ठीक है। प्लांटेशंस का क्या होती हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक तरह के क्रॉप उगाई जाती है। फॉर एग्जांपल बड़ा सा एरिया होगा, बड़ा से खेत होंगे जहाँ पे सिर्फ बनाना लगाए जाएंगे, और ये ऐसी इस तरह की प्लांटेशन और भी क्रॉप्स की होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है एक, दिस इज टी प्लांटेशन। तो इस रीजन में बनाना प्लांटेशन होती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांटेशन काफ़ी होती है, और सिल्क प्रोडक्शन भी इस रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किया जाता है, स्पेशली कौन से स्टेट्स में, बिहार और असम में। माउंटेन्स और हिल्स जो हैं उनकी स्लोप्स इस रीजन में जेंटल हैं। क्रॉप्स उगाने के लिए टेरेसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। टेरेसेस आपको यहाँ हम पिक्चर पे दिखाते हैं, व्हाट आर टेरेसेस, ठीक है। आप देख सकते हो ये सीढ़ी नुमा जो है वो खेत माउंटेनियस एरिया में बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं होता, तो इसी तरीके से टेरेसेस बनाए जाते हैं। और इनका ये फ़ायदा होता है कि इससे पानी जो है वो नहीं गिरता, पानी जो है रुक जाता है, और जितना क्रॉप्स को पानी चाहिए वो बारिश का वो यहाँ पे ये इसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरह के टेरेस फार्मिंग जो है हिली और माउंटेन एरिया में की जाती है। वेजिटेशन की बात करें, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिसके प्लांट्स, उन फॉरेस्ट के प्लांट्स फ्रेश वाटर जो कि रिवर्स में होता है उसमें भी रह पाते हैं, और सलाइन वाटर जो कि ओशन या सी वाटर होता है उसमें भी रह पाते हैं, ठीक है। नमकीन पानी होता है ना ओशन का, तो उसमें भी वो पेड़ सर्वाइव कर लेते हैं, और फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, स्पेशली जो सुंदरबन डेल्टा का रीजन है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कॉनिफेरियस ट्रीज़, यहाँ पे कॉनिफेरियस वेजिटेशन पाई जाती है। ऐसे ट्रीज़ जैसे जिनके एग्जांपल पाइन है, देवदार है, फिर है, इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं। कॉनिफेरियस की मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होते हैं कॉनिफेरियस। आपने देखे होंगे जैसे क्रिसमस ट्री जैसे होते हैं, कोन बना होता है ऊपर, ठीक है। इस तरह के कॉनिफेरियस जो हैं वो ट्रीज जो हैं वो उगाए काफ़ी यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट, जिनकी स्लैंडिंग जो है आपको पता है ये किस वजह से होती है। यू माइट हैव, पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, ताकि जो जहाँ भी माउंटेन्स पे आइस पड़ती है वो आइस ऊपर ही ना पेड़ पे अटकी रहे, नीचे गिर जाए, इसलिए इस तरह के ट्रीज जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्रीज भी पाए जाते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट भी इस रीजन में पाए जाते हैं। तो रीजन काफ़ी बड़ा है और अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी जो है यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा वन हॉर्न्ड राइनोस, जिसकी ये इमेज आपको दिख रही है, एक सिंग वाले राइनोस जो है पाए जाते हैं। ये आपको सिंग दिख रहा होगा राइनो का, तो ये काफ़ी ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डेल्टा रीजन है, जहाँ सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ बंगाल टाइगर काफ़ी कॉमन है। उसके अलावा क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स भी काफ़ी पाए जाते हैं। रीजन जो है काफ़ी पानी है यहाँ पे, रिवर में या फिर सुंदरबन डेल्टा के पास ओशन जो वाटर, सी वाटर है वो भी है, तो बहुत से एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। फ्रेश रिवर वाटर की बहुत एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। इसके अलावा लेक्स जो हैं बे ऑफ बंगाल में, और सी जो है वहाँ पे भी काफ़ी एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट फिशेस जो पाई जाती हैं वो हैं, उनकी टाइप्स हैं रोहू, कैटला, हिल्सा, इस तरह की फिशेस की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और यहाँ के लोग जो है ज़्यादा फ़िश और राइस खाना पसंद करते हैं, ये यहाँ का स्टेपल फूड है। तो एक स्टोरी के ज़रिए यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है विनोद की।
विनोद जो है आज एक फिशरमैन है और एक हैप्पी मैन है, क्योंकि उन्होंने जो भी कोशिश की उसकी वजह से उनका लाइवलीहुड आज काफ़ी अच्छे से चल रहा है। उन्होंने एक ऑक्सबो लेक जो है उसको साफ़ किया विद हिज फेलो फिशरमैन। उसके साथ जो और फिशरमैन होते थे जैसे कि रविंदर था, किशोर, राजीव और ऐसे कई थे। उन्होंने ऑक्सबो लेक को क्लीन किया, साफ़ किया और फिर वहाँ पे अलग तरह की फ़िशेस जो हैं उन्होंने रखना शुरू कर दी। ठीक है, लोकल जो फ़िशेस पाई जाती जैसे वेलेरिना, हाइड्रिला, इस तरह की फ़िशेस उन्होंने उस लेक में रख दी और उसी से उनको ही हंट करके उनकी ही फ़िशिंग करके वो अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। आसपास की ज़मीन जो है इस लेक की वो फर्टाइल है, तो वहाँ पे ये जो है क्रॉप्स उगाते हैं। कौन सी? पैडी क्रॉप, मेज़ और पल्सेस। यहाँ पे इसके खेत हैं। उसके अलावा बुफेलो को वो यूज़ करते हैं लैंड को प्लो करने के लिए। यहाँ के आसपास के लोग सेटिस्फाइड हैं जो भी एफर्ट किए गए और जिस तरीके से आज वो गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी फ़िश जो है इस लेक से इस गांव के लोगों को मिल जाती है, जिससे अपना ज़िंदगी वो काफ़ी आसानी से चला पाते हैं, अपनी फ़िश को मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरीके से उनकी पूरी लाइफ जो है चल रही है। वो विद हार्मनी नेचर के साथ बना के चल रहे हैं, नेचर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज pollutants from nearby towns do not find their way into the lake water, the fish cultivation will not face any threat. तो जब तक आसपास के टाउन का कोई बुरा असर उन पे नहीं होगा तब तक फिशिंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी ईजी रहेगी। इसी बेसिन पे सिर्फ गांव नहीं है, बहुत से शहर भी हैं। बहुत फेमस और बहुत से नाउन शहर हैं जैसे कि इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ, पटना, कोलकाता, इस तरह की सिटीज़ जो हैं वो वहाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। मोर देन 10 लाख पीपल आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। रिवर गंगा के पास में ही कई लाखों लोग जो हैं यहाँ पे रहते हैं और इसकी वजह से, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन भी रिवर में होता है। यहाँ पे हर तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसमें एयरवे, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। रोडवे भी हैं, रेलवे यहाँ ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। वाटरवेज जो है इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। नदी में वाटरवे के ज़रिए ही जो है चीज़ें इधर से उधर की जाती हैं। कोलकाता में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो कि रिवर हुगली पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लेन एरियाज़ भी हैं तो वहाँ पे बहुत से एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज़्म एक मेजर एक्टिविटी है, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं। ताजमहल भी रिवर यमुना के शोर पे है, आपको पता है इसके बारे में। तो गंगा रिवर के साथ ही ये जो जमुना रिवर जमुना रिवर है जो कि ये भी जाके बाद में गंगा रिवर के पास भी के साथ मिल जाती है। तो ये रिवर के आसपास भी काफ़ी लोग रहते हैं। इलाहाबाद जो है वहाँ पे ये यमुना रिवर जो है गंगा रिवर के साथ मिल जाती है। इसके अलावा इस रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में बहुत से स्तूपास भी हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में। लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा और मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत से ट्राइबल कल्चर हैं जिसको बहुत से टूरिस्ट देखना पसंद करते हैं। सो दिस इज़ आर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में हमने समझा। ये टाइगर जो हैं जो हमारे सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, इसकी पिक्चर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। विद दिस हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है अमेज़न बेसिन जहाँ पे लोकेटेड है। वो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, शुरुआत में ही समझा था। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कौन से क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो स्टेपल फूड क्या है, कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो भी हमने समझा था, पढ़ा था।
इसके बाद कौन से बर्ड्स जो हैं रेन फॉरेस्ट अमेज़ॉन में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ की कौन कौन सी बड़ी सिटीज़ जो हैं रिवर गंगा के पास पाई जाती हैं। ये अभी थोड़े मिनट 4-5 मिनट पहले ही हमने ये इसकी बात की, इनफैक्ट 4-5 मिनट भी नहीं हुए। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। देन वन हॉर्न्ड राइनोज कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्यून्स कौन होते हैं, बर्ड्स हैं, क्या है। मनोफ जो है वो स्टेपल फूड कहाँ का है, गंगा बेसिन का है, अफ्रीका का है या फिर अमेज़ॉन का है। कोलकाता रिवर जो है वो किस रिवर के पास लोकेटेड है। देवदार जो है इस तरह के या फर जो है इस तरह की वेजिटेशन कौन से ट्रीज़ इनको बोला जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। हिंट मैं आपको दे रही हूँ साथ साथ में। देन मैच द फॉलोइंग है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वर्ड किसके साथ मैच करेगा। जैसे कॉटन टेक्सटाइल है तो वो कहाँ उगाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये मैच करने हैं और इसके साथ हियर वी हैव गिव रीजंस। गिव रीजंस आपको बताना है। फर्स्ट है आपको बताना है रेन फॉरेस्ट क्यों डिप्लीट हो रहा है। जो हमने अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट पढ़े उनको क्या नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में बेसिकली आपने बताना क्यों नुकसान हो रहा है रेन फॉरेस्ट को। दूसरा पैडी क्रॉप जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में क्यों उगाई जाती है, क्यों ज़्यादा पैडी क्रॉप जो है राइस क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है। देन आपको 2 मैप भी प्रिपेयर करने हैं। एक है आपको इंडिया सब कॉन्टिनेंट का आउटलाइन मैप लेना है। उस पर आपको रिवर गंगा ड्रॉ करनी है, ब्रह्मपुत्रा, और फिर सोर्स से लेके जहाँ से ये शुरू होती है वहाँ से लेके जहाँ पे ये ख़त्म होती है माउथ तक आपको वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। और साथ में आपको उनकी ट्रिब्यूटरीज भी बतानी है कि कौन कौन से ट्रिब्यूटरी में आप ऑलरेडी बुक पे है। ट्रिब्यूटरीज आपको आसानी से मिल जाएंगी। उसके साथ मैप ऑफ साउथ अमेरिका में आपको इक्वेटर भी बनाना है और उन कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है, यहाँ से इक्वेटर लाइन जो है वो दिखती है, ठीक है। तो ये आपके 2 मैप वर्क हैं। सी क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आपको इजी हो जाए इसके लिए। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चन आंसर्स।